गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेके आए इलेक्ट्रिक डोज का पहला वीडियो। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा दोस्तों, और सभी मेरे भाइयों को शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर यदि कोई मेरा भाई पहली बार आया है, कोई मेरा भाई पहली बार वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो डेली आपको इलेक्ट्रिक डोज के नाम से मिलेंगे दोस्तों, मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है दोस्तों, तो आज का इलेक्ट्रिक डोज हम स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक हमने सबसे पहले लिया है डीसी मोटर, तो इससे रिलेटेड सारे इलेक्ट्रिक डोज मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को हम देख लेते हैं हल्का सा। देखिए दोस्तों, ये आपका स्टेटर कहलाएगा, जो स्थिर रहने वाला भाग है। हाँ, अगर डीसी की बात की जाए तो स्टेटर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फील्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टेटर जो होता है ना, स्थिर भाग, तो इस पर पोल्स बने होते हैं इंटरनल साइड में, और इन पोल्स के ऊपर दोस्तों क्या होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका स्थिर रहने वाला भाग। यदि बात करें गति करने वाला भाग, जिसको हम एसी के अंदर तो रोटर कह देते हैं, लेकिन दोस्तों आप जब आप आएंगे डीसी मोटर के अंदर तो उसे हम आर्मेचर कहेंगे। और आर्मेचर छोटी छोटी कोर से मिलकर बना है, जिन्हें हम आर्मेचर कोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें बीच में स्लॉट्स कटी रहती है, स्लॉट्स के बीच में आपको आर्मेचर वाइंडिंग करनी होती है। देखिए दोस्तों, इधर देखते हैं तो ये आपका कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रशेज लगी है, जो इससे आउटपुट और इनपुट दोनों ही ले सकते हैं। आउटपुट भी ले सकते हैं और इसको इनपुट भी दे सकते हैं, क्योंकि मोटर होगी तो इनपुट देंगे, आउटपुट लेंगे अगर जनरेटर है तो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कार्बन ब्रशेज लगी है। लास्ट में शाफ्ट होती है, जिसके ऊपर ये सारी प्लांट को हम फिक्स करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक डोज का। पहला आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। देखिए दोस्तों, 10 क्वेश्चंस के ऊपर हम ऐसे इलेक्ट्रिक डोज आपके लिए डेली लाया करेंगे। देखिए दोस्तों, एक नंबर का देखिए कि डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों फेराडे नामक वैज्ञानिक था, फेराडे नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने डीसी मोटर को भी डिस्कवर किया, और जिसने दोस्तों आपके डीसी जनरेटर को भी। लेकिन दोनों का आपका सिद्धांत अलग अलग है। डीसी मोटर की यदि बात करें तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय वाला जो खिंचाव वाला फॉर्मूला है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय खिंचाव फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कि अब विद्युत चुंबकीय होता क्या है, थोड़ा सा आपके भी इसके लिए बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये स्थिर रहने वाला हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया। यहाँ पर पोल्स रहते हैं अंदर, पोल्स के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी। अब फील्ड वाइंडिंग में जब हम दोस्तों सप्लाई देंगे, क्योंकि भाई डीसी मोटर है तो सप्लाई तो देंगे, जाहिर सी बात है। तो सप्लाई जाएगी इसके अंदर, और साथ ही साथ आर्मेचर में भी सप्लाई जाएगी। दोनों में दोस्तों एक दोनों साइड में आपका ईएमएफ जनरेट होगा और चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। दोस्तों दोनों जो फ्लक्स होंगे एक दूसरे के विपरीत वर्क करेंगे, और जो फाइनली फ्लक्स बचने वाला है, ठीक है दोस्तों, विद्युत वाहक बल एक दूसरे के विपरीत वर्क करने वाले हैं दोनों ही। तो जो फाइनली बचने वाला है फ्लक्स, वो उसी साइड में मोटर को घुमा लेगा, यानी चुंबक का खिंचाव हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का खिंचाव होगा। आप एक दूसरे का विरोध करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे। इसे हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय खिंचाव। तो ध्यान रखना दोस्तों, आर्मेचर और फील्ड दोनों के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, क्योंकि दोनों में हम सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई देंगे डीसी सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और जिसका ज्यादा होगा वो उसी साइड में इसको टर्नओवर कर देगा। तो राइट आंसर मतलब समझ में आ गया दोस्तों, क्या होगा, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ठीक है, चलिए पहला डोज कंप्लीट। सेकंड डोज की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा किस सिद्धांत या किस नियम से ज्ञात की जाती है। डीसी मोटर की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, डीसी मोटर की बात हो रही है बिल्कुल, और नियम पूछा गया है। तो डीसी मोटर में कौन सा लगता है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ लगता है या बाएं हाथ। तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड रूल, LEFT, लेफ्ट हैंड रूल दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड रूल में वही हमारी तीनों फिंगर्स के बीच में कितने डिग्री का कौन बनेगा, 90 डिग्री। तीन फिंगर नहीं, मतलब दो फिंगर के साथ में एक थंब रहेगा। तो थंब किसको दिखाएगा दोस्तों, चालक की दिशा को। पहली वाली फिंगर किसको दिखाएगी दोस्तों, फ्लक्स को। ठीक है, मैं एफ लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, ये फ्लक्स को, ये चालक की दिशा को, गति को, जिस साइड में गति करेगा। और जो लास्ट फिंगर होगी दोस्तों, वो बताएगी आपकी दोस्तों करंट यानी धारा को। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड रूल याद रखना, एज इट इज राइट हैंड रूल होता है, बस यहाँ धारा की जगह दोस्तों वहां आ जाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, विद्युत वाहक और बल। ठीक है दोस्तों, बस इतना सही अंतर होता है। क्या होता है कि धारा की जगह विद्युत भाग बुलाता है, बाकी एज इट इज रहता है। 90 डिग्री का तीनों के अंदर एंगल बना रहता है। पहला चालक की दिशा, सेकंड फ्लक्स को, और थर्ड दोस्तों अगर लेफ्ट हैंड है तो धारा, और राइट हैंड है तो विद्युत भाग बल। राइट हैंड कहाँ लगेगा, आपके जनरेटर में, लेफ्ट हैंड लगेगा आपकी मोटर में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या हो जाएगा कि डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा
किस नियम के अनुसार? तो दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। अब लेफ्ट हैंड रूल आपको मैंने समझा दिया है, तो याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं। प्रश्न डोज नंबर थर्ड, कि जब आर्मेचर की दिशा ज्ञात करनी है तो पहली व दूसरी उंगली कितने डिग्री पर होती है? बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, कि आर्मेचर की आपको दोस्तों क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट फिंगर और जो सेकंड फिंगर है, जिसको हम मिडिल फिंगर भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट फिंगर भी मतलब सेकंड फिंगर और मिडिल फिंगर उसी का नाम होता है, ठीक है। जो ये वाली अंगुली होगी उसको मिडिल फिंगर भी कहा जाता है, ठीक है, मिडिल यानी बीच की अंगुली। तो दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी कितने डिग्री का एंगल? तो हमने अभी जस्ट देखा ही था, आगे बात चल रही है दोस्तों आर्मेचर की दिशा, और आपको पता है टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर, सॉरी मोटर, डीसी मोटर चल रहा है। अब डीसी मोटर चल रहा है तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए बात करेंगे, और लेफ्ट हैंड रूल में तीनों के मध्य कितने डिग्री का एंगल रहता है दोस्तों? तीनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल रहता है, चाहे वो फर्स्ट फिंगर और थंब के लिए पूछे या आपकी फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर के बीच में, किसी के भी बीच में पूछे, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रहती है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या होगा? 90 डिग्री। चलिए दोस्तों डोज नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की अंगुली क्या अंकित करती है? देखिए बीच की अंगुली पूछा है दोस्तों। अब कई बार हम कंफ्यूज होके क्या कर देते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा थंब हो गया, ये हमारी फर्स्ट फिंगर हो गई है, ये हमारी सेकंड फिंगर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, बीच का सोच के इस फर्स्ट फिंगर की ओर चल जाते हैं। नहीं दोस्तों, मैंने आपको भी जस्ट बताया था, बीच की उंगली बोल दे, मिडिल उंगली बोल दे, ठीक है, मिडिल फिंगर कुछ भी बोले, आपको इस फिंगर की ओर जाना है, यानी जो थर्ड वन है, ठीक है दोस्तों, थर्ड वन वाली की ओर। मतलब फर्स्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड ये थर्ड, मतलब जो हमारा, तो यानी मिडिल फिंगर ये वाली होगी, क्योंकि फिंगर, अब आप आपके थंब हाथ को देखिए दोस्तों, हाथ में पहली अंगुली ये होती है। अब वो बोल रहे हैं बीच वाली, तो बीच वाली तो यही होगी ना भाई, अंगूठे से थोड़ी काउंट करेंगे, अंगुलियां काउंट करेंगे, यानी फिंगर काउंट करेंगे, तो ये बीच में यही वाली रहेगी, ठीक है। बात इसी की हो रही है, हालांकि बीच में इससे अगली वाली होगी, लेकिन उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। तो राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा। तो ये क्या दिखाती है, बिल्कुल दिखा दीजिए दोस्तों, बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड रूल है, और लेफ्ट हैंड रूल के अंदर दोस्तों किसको दिखाती है? करंट यानी धारा को, ठीक है दोस्तों, किसको दिखाएगी? धारा को। अगर ये राइट हैंड के लिए पूछता है तो यहां पर हो जाता है दोस्तों वोल्टेज या विद्युत वाहक बल। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका करंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों डोज नंबर 4 की ओर, सॉरी 5 की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार पहली अंगुली अंकित करती है। देखिए अभी इसने बीच की उंगली पूछा था, मिडिल फिंगर पूछा था, अब पूछ रहा है पहली अंगुली। तो पहली तो आपको अच्छे से याद होगी भाई, अंगूठे के बाद पहली अंगुली वही होती है। देखिए वापस उस डायग्राम को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका तो थंब हो गया, तो इसका तो अंगुली से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो फर्स्ट फिंगर ये वाली होगी। तो ये क्या दिखाती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, देखिए ये दिखाती है दोस्तों, आपको बताया था हमने, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हैंड रूल हो, दोनों में सेम चलेगा। तो फर्स्ट फिंगर का काम तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसकी ओर फोकस नहीं करना, मेन करना है कि पहली उंगली होना चाहिए। पहली उंगली होगी तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की बात चल रही है, ठीक है दोस्तों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उसकी बात चल रही है, तो उसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, उसकी वैल्यूएशन दिखाएगी फर्स्ट फिंगर। चलिए डोज नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों, कि फ्लेमिंग के नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा अंकित करता है। देखिए पहले मिडिल फिंगर के लिए पूछा, फर्स्ट फिंगर पूछ लिया, अब आ गया वो मेन थंब पर। तीन ही चीजें हैं। तो वापस उस डायग्राम को यदि हम फोकस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा थंब था, और ये दोस्तों किसकी दिशा को दिखा रहा था दोस्तों? चालक की घूमने की दिशा को दोस्तों, ठीक है, चालक की घूमने की दिशा। फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र, और सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो दिखाती है आपकी करंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड की बात चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, थंब का वर्क सेम होता है। यानी दोस्तों आपकी जो चालक होगा, चालक की क्या बताएगा दोस्तों, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो चालक की दिशा को दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, थंब और फर्स्ट फिंगर का सेम वर्क होता है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए डोज नंबर दोस्तों 7 की ओर चलते हैं, कि डीसी मोटर में कितने प्रकार की वाइंडिंग डाली होती है या डाली जा सकती है। डीसी मोटर की यदि बात करें दोस्तों, तो मेनली जो मेन फोकस होता है वो दो तरह की वाइंडिंग्स के ऊपर होता है, आपको पता होना चाहिए। एक होती है दोस्तों आपकी वेव वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों, एक होती है आपकी दोस्तों लैप वाइंडिंग, ठीक है। तो दो तरह की वाइंडिंग होती है डीसी मोटर में, एक वेव वाइंडिंग एक लैप वाइंडिंग। चलिए इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए इसकी डिटेल पूरी हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? टू टाइप ऑफ टू, लैप एंड वेव्स। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या डोज नंबर 8 की ओर चलते हैं, कि वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है?
बैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या। अभी इसने पूछा था कि वाइंडिंग्स के टाइप बताए थे हमने, 2 टाइप होते हैं, लैप एंड बैप। अब ये पूछ लिया, चलिए लैप एंड बैप तो हो चुके हैं, अब मैं दोनों यहीं कवर कर लेता हूं, एक लैप था और एक बैप था। अब इसने पूछा है कि चलो लैप और बैप तो हो गए, लेकिन अब समानांतर पथ, यानी जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है ना 5ZNP वाला, उसमें ए शब्द आता है, ए का मतलब होता है समानांतर पथ, और वो पूछा है कि बैप वाइंडिंग में। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें 2 बार बै शब्द आ रहा है भाई, एक बै आ रहा, एक बै आ रहा, 2 बार बै आ रहा है, तो भैया इसमें समानांतर पथ कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, बैप 2 बार आ गया तो 2 समानांतर पथ हो जाएंगे। इसमें लैप, देखिए अगर इंग्लिश में लिखते हैं LAP, ये है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वापस बता देता हूं, एक मिनट रुको। हाँ, लैप के लिए देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, लैप वैसे तो पी शब्द आ रहा है, काउंटिंग में कहते हैं LAP, तो लास्ट में पी आ रहा है, तो यानी लैप में समानांतर पथ किसके बराबर होंगे, पोल्स के बराबर। तो थोड़ा इसको आप इससे जोड़ के चल सकते हैं। बैब लिख दिया, 2 बार बै आ रहा है, 2 बार बै आ रहा है तो 2 हो जाएंगे, समानांतर पथ बैब में 2 होंगे क्योंकि 2 बार बै आ गया। लैप पी शब्द का बाद में इसमें उच्चारण आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी के बराबर। ठीक है, तो लैप और वेब दोनों में ध्यान रखना है कि वेब में समानांतर पथ 2 होते हैं, लैप में पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है समानांतर पथ, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं। डोज नंबर है आपके पास 9th, लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होगा दोस्तों, अभी जस्ट बताया था, बिल्कुल बहुत अच्छा, कमेंट्स भी करते रहे तो बहुत अच्छी बात है ना, आप बीच बीच में देखते देखते वीडियो कमेंट्स कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए लैप बिल्कुल LAP, तो लास्ट में पी उच्चारण हो रहा है, तो पी के यानी पोल्स, तो पोल्स के बराबर हो जाएंगे समानांतर पथ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज का अंतिम डोज आपके लिए आ चुका है दोस्तों, 10th नंबर का डोज, कि जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो उसका बैक CMF नहीं, ये बी है ना, BMF, ये बी, हाँ बैक EMF होगा दोस्तों, ये ना EMF, हाँ ये जब ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये बैक EMF से रिलेशन पूछ रहा है, यानी आपका दोस्तों जो विरोधी विद्युत वाहक बल होगा उसकी बात पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों कि जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था मतलब कि जब मोटर बिल्कुल आपकी रुकी हुई है, अब रुकी हुई है, देखिए दोस्तों सिंपली इस तरीके से समझते हैं इसको कि ये हमारा स्टेटर हो चुका है, यानी फील्ड हो चुका है। अब फील्ड में आपने सप्लाई नहीं दी है, सप्लाई नहीं दी है तो यहाँ कोई फ्लक्स जनरेट होगा, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। बीच में चालक है भाई, चालक है तो उसमें भी आपने सप्लाई नहीं दी, क्योंकि सप्लाई जाएगी तो फील्ड में और आर्मेचर दोनों साथ जाएगी भाई, DC मोटर है तो सप्लाई एक साथ जाती है आर्मेचर में और फील्ड दोनों में। अब जब दोनों में सप्लाई नहीं है, कहीं भी कोई सप्लाई नहीं है, तो बैक EMF कहीं बनेगा क्या, जब कोई आपकी सप्लाई नहीं आ रही, फ्लक्स जनरेट होगा नहीं, फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो कोई कटिंग फटिंग कुछ नहीं होगी, यानी छेदन वेदन कुछ नहीं होगा, तो कहीं कहीं कोई बैक EMF या EMF जनरेशन की कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या रहेगी, जब आपकी मोटर बिल्कुल साइलेंट रहेगी तो बैक EMF की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 0। बिल्कुल दोस्तों ये 0 रहेगी स्टार्टिंग में बिल्कुल, या कहे या स्थिर अवस्था में कह दीजिए, है ना भाई, स्थिर अवस्था कह दीजिए या स्टार्टिंग कह दीजिए भाई। स्टार्टिंग होगी तो बंद रहेगी मोटर, तभी तो स्टार्ट होगी ना, तो स्टार्टिंग की अवस्था कैसी रहेगी, उसकी बंद रहने वाली है, तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का डोज, इलेक्ट्रिक डोज यहीं खत्म करते हैं। इसके अंदर और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, डेली आपके लिए ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस की हम दोस्तों सॉल्यूशन और डिस्क्रिप्शन आपके लिए लाया करेंगे। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कैसा लगा है, क्या इसको कंटिन्यू रखना है, और ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, तो मजेदार होने वाला है ये सेशन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।